चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज की क्लास में हमने अपना चैप्टर 17 स्टार्ट करना है। तो आज आप अपना पार्टनरशिप वाले जो हमारा टेस्ट था उसे कंप्लीट करें इंशाल्लाह, और जो जुम्मे को हमारा चैप्टर 16 का टेस्ट होगा। ठीक हो गया? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टेस्ट होगा, तो एक क्वेश्चन होंगे, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर रटा ही है इसमें, और डेफिनेशंस हैं ज्यादातर, आपने उनको रटना है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि जो फाइनल लेवल के कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसमें से निकाल सकूं, और फिर वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो जहां तक बात है टेस्ट की, बेटा देखो, टेस्ट इस स्टेज के ऊपर आपसे हरगिज कोई नॉलेज वगैरह टेस्ट करने के लिए नहीं लिया जाता। ये स्टेज आपकी प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन के लिए है। आप अपनी प्रैक्टिस करें, अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो इम्प्रूव करें इस मंथ के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे पेपर के अंदर यही चीज मैटर करती है कि आपकी प्रेजेंटेशन और ड्राफ्टिंग क्या है। देखो, कैफ लेवल के ऊपर कोई आपसे बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिक्वायर नहीं होती। आप कभी देखे ना कि जो बच्चे पास करते हैं पेपर, कभी उनकी पेपर सॉल्व करने की टेक्निक को एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि आईकैप जनरल बीकॉम लेवल का पेपर टेस्ट करता है। मतलब अप्रोच जो होती है उसकी कैफ लेवल के ऊपर के अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो, प्रॉपर लिंकिंग हो, लॉजिक हो, ड्राफ्टिंग हो, जहाँ पे हेडिंग है वहां पे हेडिंग आनी चाहिए, और पैराग्राफ की फॉर्म में चीजें होनी चाहिए या पॉइंट्स की फॉर्म में चीजें होनी चाहिए। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है लॉ के पेपर में, बेटा, पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर देना। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग बेहतर करें। तो जाहिर सी बात है, मुझे भी पता है कि जब से पेपर दिया होता है फिर उसके बाद रिजल्ट तक हमारी हैंड राइटिंग जो है वो हम ना कुछ लिखते हैं ना किसी रजिस्टर को हाथ लगाते हैं। तो जब टेस्ट आता है तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं हम कर क्या रहे हैं, तो हमारे अपने अल्फाज जो होते हैं वो हमारे बॉल पेन से नहीं निकल रहे होते। तो इसका बेहतरीन तरीका है बेटा कि शुरू वाले टेस्ट जो है इनको एज अ प्रैक्टिस करें, ओपन टाइम लें, इजी होके करें। आप बेशक देख के क्वेश्चन करना चाहते हैं करें, लेकिन साफ सुथरा करके करें। अब क्वेश्चन ये है कि सर साफ सुथरा कैसे करें, तो इसमें दो तीन मसले आते हैं। पहले नंबर पे वो स्टूडेंट होते हैं जो मिला के लिखते हैं, मतलब जिनकी हैंड राइटिंग जो है वो मिला के लिखते हैं, तमाम वर्ड इकट्ठे करके लिखते हैं, कलेक्टिव लिखते हैं एक वर्ड को। उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर वो इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो सेपरेट करके लिखना शुरू करें। आपको एक महीना मुश्किल होगा, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि आपको वर्ड सीधे लिखने आ जाते हैं, क्योंकि जब हम लॉ लिखते हैं तो एल तो ठीक लिखते हैं और ए और डब्ल्यू का अल्लाह हाफिज हो जाता है, पता नहीं चलता कि कहाँ से ए शुरू हो रहा है और कहाँ पे डब्ल्यू खत्म हो रहा है। तो लिहाजा कोशिश करेंगे उसको सेपरेट करके लिखें, और जो सेपरेट लिखते हैं बेटा उनके लिए बेहतर है कि वो थोड़ा सुकून से लिखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी पेपर की जो एडजस्टमेंट है जब आप बैठ के लिख रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं जब लिखता हूँ मैं तिरछा करके लिखता हूँ, यहाँ पे भी मेरी टैब होती है तो वो तकरीबन 70-80 के एंगल पे होती है, तभी मैं लिखता हूँ तो वैसे ठीक लिखा जाता है। तो आपको इस चीज का अंदाजा करना होगा कि आपका बॉल पेन और आपका हाथ और पेपर किस डायरेक्शन में हो तो आप सही लिख सकते हैं। ये डायरेक्शन मैटर करती है। मिसाल के तौर पर कुछ स्टूडेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट अपने सामने पेपर करके लिख लेते हैं, मेरे से ऐसा नहीं होता। मैं तकरीबन 1 फुट बाहर निकाल के और उसको भी तकरीबन 60-70 के और मिनिमम 45 और तकरीबन 70-80 के एंगल तक जो है मैं उसको रोटेट कर देता हूँ, और फिर पेपर जो है वो मैं करता हूँ। तो ये मेरा तरीकाकार है। तो सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड करें कि आप सर वो पीछे वाले को नजर आ रहा होता है सर। जी बेटा। वो पेपर आपको पीछे वाले को नजर आ रहे होते हैं। बेटा पहली बात ये मेरा कंसर्न नहीं है उसे नजर आ रहा है ये नहीं आ रहा। दूसरे नंबर पे बेटा ये बात याद रखें, जो खासतौर पे ये मेरे सब्जेक्ट है ना, ये 3 घंटे में होते ही नहीं है। ये पेपर आपको पूरा आता है ना बच्चे, आप 3 घंटे में सॉल्व ही नहीं कर सकते इसको। मुश्किल आप जाके ना रगड़ रगड़ के कंप्लीट करते हो। तो एक शख्स जिसको आता ही कुछ नहीं है और उसने चिट्ठी करके लिखना है तो क्या वो लिखेगा? मुझे ये बताओ, जिसको आता है उसका नहीं पूरा हो रहा, देखो कि पूरा करने वाले का क्या होगा। लेकिन बहरहाल तुक्के जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, लग जाते हैं, जुगाड़ लग जाते होते हैं। तो आता होगा नजर, जारी बात है। लेकिन बच्चे मेरे ये जो शोल्डर की विड्थ है वो 44 इंचज है, तो इंसानों वाले नहीं है। पीछे वाले को क्या हाथ नजर आता होगा? जहाँ मैं बैठता हूँ वहां पीछे लाइन ही खत्म हो जाती है पीछे वालों के लिए। तो लिहाजा ये सिचुएशन है। तो आप अपनी पहले कंफर्टेबल पोजीशन आइडेंटिफाई करें कि आप किस तरह बैठ के लिख सकते हैं आपका पेपर का एंगल, और उसके बाद फिर आप अगर मिला के लिखते हैं जिस तरह के बिलाल मैंने आपका पेपर देखा, आप सेपरेट करके करने की कोशिश करें। एक लाइन के अंदर 6-7 5-6-7 इन वर्ड से ऊपर ना जाए। आपके अब्बू जान के पेपर नहीं है जो वहां पे लग रहे होंगे, अभी प्रैक्टिस के लिए एक अदर रजिस्टर जाया कर दो पुत्र, कोई मसला नहीं है। आप 10-12 हजार फीस भी तो जाया कर ही रहे हो,
तो एक रजिस्टर भी साथ में जाया कर दो। एग्जाम में आपने पैसे इन्हीं शीटों पे ही पूरे करने होते हैं, ज्यादातर पेपर वापस ही आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो लिहाजा खुला खुला करके लिखने की प्रैक्टिस करो, ये चीजें प्रैक्टिस से होती है बच्चे। क्यों मैं आपको ये कहता हूँ ना, आप कहते हो चलो यार अभी तो मैं कर लेता हूँ, एग्जाम में जो होगा ना वहां पे मैं बना बना के लिखूंगा, ये सबसे बड़ी बकवास है। उसकी वजह ये है कि हम सिर्फ पहला आधा घंटा अपने होशो हवास में होते हैं एग्जाम के अंदर, हम सिर्फ पहला आधा घंटा अपने होशो हवास में होते हैं और हम हर चीज बना के और सोच समझ के लिख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही नॉलेज हमारे दिमाग में बम्बार्टमेंट शुरू करता है, क्यों शुरू में हमारे दिमाग खाली होता है, नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं होता है, ऐसा लगता है सब भूल गया है, पेपर खाली है, बुक पढ़ी नहीं है, जिंदगी खराब है, सारी परेशानियां टेंशन और जहन में होती है। तो हमारा माइंड खाली होता है मोस्टली नॉलेज के हिसाब से, तो हमें पता होता है हम क्या लिख रहे हैं और हम उसको बना के लिख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा आधा घंटा गुजरता है तो फिर वो नॉलेज जो है वो अन्यवाह हमारे जिस तरह ओले पड़ते हैं गंजे के सर पे, वैसे हमारे दिमाग पे बरसना शुरू होता है। तो फिर हमें सिर्फ वो नॉलेज का पता होता है और हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ पे बैठे हैं और क्या लिख रहे हैं। तो हम अपनी उसी राइटिंग में आ जाते हैं जिस राइटिंग में हमारी प्रैक्टिस होती है। तो जितो दिखोती उथे ही अंक खलोती। तो भैया इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करें। तो कुछ पहले पढ़ी मेरी ये रोज की तकरीर में 10-15 मिनट पहले आपको मुझे लेक्चर ही देना होगा, ऐसा है? तो इंसान के पुत्र नहीं बनते आप तो। समझ बन गई बेटा? आई बात कुछ? बिलाल, जी सर। सुजात, अच्छा गुड है, माशाल्लाह यस माशाल्लाह, सर। शाबाश शाबाश। तो इस पर थोड़ा सा अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा जो पढ़ाने वाला पोर्शन होता है वो शायद इतना सक्सेसफुल ना हो रिजल्ट में जितना ये मेरी चीजें जो होती हैं ये मेरा रिजल्ट बेहतर बनाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतर भी यही करती हैं बच्चे। बाकी किताब का तो आपको रट्टा लग ही जाना, इतनी बार रिवीजन होनी है, आपकी सोच है, क्योंकि हम हर चैप्टर में पीछे से कुछ ना कुछ रिवाइज कर ही रहे होते हैं। अच्छा जी, तो आगे मूव ऑन करते हैं चैप्टर 17 की तरह। अब बेटा ये चैप्टर भी नया ही ऐड हुआ है और ये चैप्टर रिलेटेड है डेटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। अगर हम इसे किसी ने बीएमबीएस पढ़ रखी है तो डेटा प्रोटेक्शन के अंदर जो होगा हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसके अंदर डेटा प्रोटेक्शन लॉज हमने पढ़े थे। अब इसे किसी ने बीएमबीएस पढ़ी हुई है? नहीं पढ़ी। अच्छा, जिसने अगर पढ़ी हुई है रिकॉर्डिंग वाली अब, तो ये जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ वाला एक पोर्शन बीएमबीएस में था उसको इसमें डाल दिया गया है। ओके, तो इसमें डाल दिया गया है, तो लिहाजा कुछ इसमें डेफिनेशन और है, कुछ उसी के अंदर उसी के, जिस तरह ये देखो पर्सनल डाटा की इंफॉर्मेशन वहीं पे है कि प्रिंसिपल सारे बीएमबीएस वाले हैं, इंडिविजुअल राइट भी तकरीबन बीएमबीएस वाले। अच्छा, छोटा सा है, 2 पेज है इसके सारे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये पनिशमेंट्स वाला, कि भाई कौन से जुर्म के ऊपर क्या सजा होनी चाहिए। अब बेटा थोड़ा सा हम इसका इंट्रो लेते हैं। डेटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ये बेटा 2 मुख्तलिफ एक्ट हैं, डेटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। डेटा प्रोटेक्शन का अभी बिल जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट तो हुआ है, पास नहीं हुआ, मतलब अभी इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, सिटिंग्स चल रही है, क्योंकि ये बड़ा कंप्रीहेंसिव कंसाइज बिल है और बड़ी डिटेल के साथ छोटी छोटी चीजों को इसमें रगड़ा गया। अगर ये पास कर देंगे ना पुत्र तो इनकी सियासत याद ही मर जानी है, क्योंकि हर रोज जो वीडियोस लीक हो रही होती हैं, ये जो अभी जुबैर साहब की हुई थी, साहब ही कहिए, तो इनकी जो वीडियोस वगैरह लीक हो रही होती है, इनकी चैट्स लीक हो रही होती हैं, इनके मैसेज लीक करके एक दूसरे को ये गंदा कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स में, तो इनका काम धंधा बंद हो जाएगा। तो लिहाजा इस वजह से काफी टाइम से प्रेजेंट है, ये 2020 बिल है, 2020 में प्रेजेंट किया गया था और अभी तक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लिहाजा ये एक डिटेल्ड है। अब इसका पर्पज क्या है बेटा? इसका पर्पज है कि लोगों के पर्सनल और सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करना। अब पर्सनल और सेंसिटिव डाटा को क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है? क्योंकि बेटा इस डाटा से आप किसी शख्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको कोई हार्म भी पहुंचा सकते हो। तो ये एक प्रिंसिपल होता है जनरल कि हर स्टेट जो है वो अपने जो लोग हैं उनके डाटा को सेव रखती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दूं कि डाटा प्रोटेक्शन का कैसे नुकसान हो सकता है। मुझे एक बात बताएं कि अमेरिका को रातों रात ख्वाब आ गया था कि उसामा बिन लादेन जो है वो पिंडी में या पता नहीं कौन सी जगह थी वहां पे इस टाइम मौजूद है जी? कैसे अमेरिका को पता चला था? जब वो हेलीकॉप्टर आए और बमबारी करके गया और कहते हैं जी हमने उनको मार दिया है, और उनके फरिश्ते भी नहीं मार सके थे, उनको पता नहीं, वो तो बहुत पहले ही फौत हो गए थे सुना था, लेकिन बहरहाल एक स्टोरी यही बताई गई थी। तो इस स्टोरी के अंदर आपको शायद पता ना हो, एक डॉक्टर का नाम आता है जो कि पोलियो वर्कर था
और वो डॉक्टर बेसिकली जासूस था। तो वो पोलियो पिलाने की गर्ज से, जो स्टोरी है एक्चुअल हकीकत का किसी को नहीं पता, वल्लाह अलम बिस्वाब, कि भाई वहां पे उसामा बिन लादेन थे भी सही या नहीं थे। तो बहरहाल हम उनको क्या कहते हैं, दहशतगर्दी पेंट कर देते हैं, मुजाहिदीन लोग थे। हाँ, ओके जी। अच्छा, तो अब क्या था कि वहां पे वो पोलियो वर्कर थे और वो वहां पे गए, उन्होंने इस चीज की जासूसी की और फिर उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्म किया। तो क्या हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेड किया, तो लिहाजा उसका पर्सनल डाटा यहाँ से चोरी हुआ, उनको आइडेंटिफाई किया गया और फिर उसके बाद हार्मफुल कर दिया, उसको नुकसान पहुंचाया गया, ये चीज उनके लिए हार्मफुल साबित हुई। तो लिहाजा पर्सनल डाटा बेटा हर शख्स का जो होता है उसको सिक्योर होना चाहिए ताकि कोई शख्स उसको नुकसान ना पहुंचा सके। मिसाल के तौर पे आप बड़े वल्नरेबल एरिया में रहते हो, पिशावर वाली साइड पे या केपीके में, जहाँ पे शिया सुन्नी का बड़ा जोर का झगड़ा चलता रहता है। तो नॉर्मली वहां पे लोग जो होते हैं वो कुछ अपनी शनाख्त छुपा के रखते हैं कि जी हमारा फिरका क्या है। अगर उसका पर्सनल डाटा लीक हो जाता है किसी बंदे का, वो सुन्नियों में रह रहा है जी ये शिया है, तो अगले दिन उसको रगड़ देंगे पकड़ के। तो लिहाजा हर शख्स का पर्सनल डाटा जो है उसे सिक्योर होना चाहिए। तो अब बीच में से कुछ हफ्ते पहले याद है वो एक स्कीम चली थी जी, फेसबुक जो है वो हैक हो रही है और पता नहीं ओरिजिनल नहीं है, ये मैसेज करो नहीं तो बंद हो जाएगी। याद है बड़े मैसेज एक बार शुरू हो गए थे फेसबुक के ऊपर। यस सर। हाँ जी, वो क्या बकवास है। मतलब मैं, मुझे दिन में कोई 5-10 लोग बैठ के मेरे दोस्तों ने शेयर किया, मैं तब यार मैंने कहा यार खुदा के बंदो, और तुम्हारी प्रोफाइल जो है वो हैक हो भी जाती है तो उसमें पड़ा हुआ क्या है? कोई 50-60 सड़ी भुनी हुई शायरियां, 2-4 क्या कहते हैं वो मैसेजेस वगैरह, वो भी गुमनाम से जो क्या कहते हैं लोग होते हैं, पीछे कोई मिस्त्री बैठा होता है और आगे नाम जो है वो कटरीना कैफ का रखा होता है, उनके साथ तुम्हारे कोई फेक मैसेज 2-4 पड़े होंगे हैं। इसके अलावा तुम्हारा उस प्रोफाइल पे है क्या? 50-60 लड़कियों को भेजी हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट तुम्हारी पड़ी होंगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं होना। तो परेशान जनाब, वो मैसेज ऐसे जैसे जनाब जी सीआईए का सारा डाटा इधर ही पड़ा है, आईएसआई सारी इधर तुम लोगों की प्रोफाइल के ऊपर है। तो लिहाजा बेटा ये चीजें बेसिकली मैटर करती है, आपका डाटा मैटर करता है, ये आपका राइट है कि आप अपनी शनाख्त को छुपाएं या जाहिर करें, ये आपका राइट है। तो लिहाजा कोई भी शख्स इसको मिस यूज नहीं कर सकता। अच्छा, एक और मैं मिसाल से समझाता हूँ। अब बेटा आपको किसी ऐसे सीए कॉलेज का कभी मार्केटिंग या प्रमोशनल मैसेज आया है जिसमें आप कभी गए ना हो? यस सर। हाँ जी, बिल्कुल प्रमोशनल मैसेज आया होगा। मुझे बताया आपका नंबर उनके पास कैसे पहुंच गया? सर नंबर तो नहीं पहुंचा होगा, वो डाटा निकलवाया होगा। डाटा, सुभान अल्लाह, डाटा निकलवाया होगा। क्यों भाई, नहीं आपको मतलब उनसे आपका डाटा उन्होंने कहाँ से जाके जाके निकलवाया होगा? पहले तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया होगा कि ये बंदा है। अच्छा, ये बंदा है। फिर जी ये स्टूडेंट है, जी ये स्टूडेंट है। फिर जी ये सीए का है, जी बिल्कुल सीए का है। फिर ये किस एरिया का है, जी इस एरिया का है। चलो जी, फिर आप चल के जैज वालों से डाटा निकलो, खुदा का खौफ करो यार, कहाँ से डाटा निकलवाया होगा? है बिलाल, आप क्या समझते हो कैसे नंबर पहुंच जाता है? सर व्हाट्सएप के जरिए किसी ग्रुप में ऐड व्हाट्सएप होगा के, सर इसमें। अब नहीं 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 नहीं, व्हाट्सएप के ग्रुप में, आपके किसी ग्रुप में पैक ऐड है? पैक के जाफर साहब ऐड है कहीं पे? नो सर। नहीं है ना, तो फिर देखो मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। ये खुद क्योंकि ना अब हम इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं ना, तो हमें पता है कि अंदर क्या कुछ होता है और कितना गंद बचा हुआ है। तो अभी आपको सब पता भी है कि मैं अपना सेटअप मैंने शुरू किया है, तो अब ऑफिस में बैठ भी रहे हैं, हालांकि कल भी हम वहीं पे ही थे और बड़ी कोशिश की कि कल हम नेट वहां पे सेट कर लें, लेकिन नेट सेट नहीं हुआ। बेसिकली वो बेसमेंट में ऑफिस है, तो वहां पे भी मेरी डिवाइस नहीं चलती, तो आज हम वहां पे जाके अपना नेट इंशाल्लाह सेट कर लेंगे। तो जैसे आज भी क्लास बगैर कैमरे की हो रही है। अच्छा, तो इस दौरान अब हमने गपशप शुरू की, मतलब मार्केट के अंदर। अब जाहिर सी बात है मार्केट में है तो हम इस तरीके से चल रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई मार्केट कैसे काम करती है। अभी तक क्योंकि मैं अकेला चल रहा था, अपनी मर्जी से चल रहा था, ना मुझे किसी से गर्ज थी, ना मुझे किसी से कोई लेना देना था, ना मैं कभी किसी की तारीफ करता था, ना अपनी तारीफ करता था, और ना किसी के बारे में बुरा कहते थे ना सुनते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये रूटीन है भाई, ये अपना काम ही नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे लोग मिलना शुरू हुए। बेसिकली जब हम टीम इकट्ठी हुई तो हर किसी के लिंक हैं, तो हमारे पास हमने ब्रांड एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू किए, वो 7 लोग मिला रहे थे।
तो हमें जनाब जी कुछ लोग ऐसे भी मिले ब्रांड एम्बेसडरशिप के लिए जो किसी और इंस्टीट्यूट या कॉलेज में काम कर रहे हैं और उनके पास उन इंस्टीट्यूट का डाटा मौजूद है और वो एज अ प्लस पॉइंट ये अपने सीवी में ऐड करके आए हमारे पास कि सर हमारे पास डाटा है, हम आपकी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आई कि आपके नंबर कहाँ से कहाँ जाते हैं। जिस कॉलेज में आप कभी गए होंगे वहां पे तो आप मिसाल के तौर पे मेरे पास, अब मेरा एडमिन है, आपके सारों के नंबर उसके पास मौजूद है, वो छोड़ के कल कहीं और जाता है तो नंबर साथ ले जाएगा वो तो अपने। समझ आई बात? यस सर। तो ये आपके राइट्स के खिलाफ है, ये एक आपका डाटा लीक हुआ है। तो मतलब क्या है कि एक शख्स को पता है आप फलां बंदे हो, आपका नाम पता है, आपकी तस्वीर है, आपका एड्रेस पता है, सारा कुछ उसे पता है, तो वो शख्स आपके इस डाटा को किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकता है। ये बड़ा ट्रेड होता है, डाटा सेल होता है। आजकल तो सारे गेम ही डाटा के ऊपर चल रही है, बिग डाटा बाकायदा। फेसबुक सारा इसी के ऊपर चल रहा है। अभी फेसबुक ने जो मेटा सर्वर लॉन्च किया है, मेटा कंपनी बना दी है, वो तो चीज ही कुछ और है। वो तो तकरीबन हमारी हर चीज से बाकी उसने जान छुड़ा देनी है। फ्रीलांसिंग भी फेसबुक ने खुद शुरू करा देनी है, उसने बिजनेस भी खुद शुरू करा देनी है, सारा कुछ। ये सारे प्रोफेशनल की उसने वाट लगा के रख देनी है पुत्र, ये जो मेटा वाला काम आ रहा है। क्योंकि कल मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम अपनी पोस्ट बूस्ट की है फेसबुक पे। अच्छा जी, मैं से सुबह उठा तो मुझे कहते हैं जी 870 रुपए में अपनी पोस्ट बूस्ट करें और इतने लोगों तक पहुंचेगी। मैंने कहा चलो यार 870 लगा ही देते हैं। मैंने, मुझे पता भी नहीं है, मुझे तरीका भी नहीं आता और मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं होता। आपको अगर मेरे साथ फेसबुक पे ऐड है तो पता होगा। क्या कहते हैं, पिछले 2 सालों से तो मैंने डीपी चेंज नहीं की होगी, पता नहीं वहां पे। खैर मैं इतना एक्टिव नहीं होता। ये जो आपको पोस्ट शो नजर आती है ना, ये भी एड में नहीं लगे रहते हैं। तो मैंने बूस्ट कर दिया उसको। तो बूस्ट किया तो मुझे ऑप्शन आ गया जी आप अपना जो है ना एडमिन असिस्टेंट जो है उसको हायर कर सकते हैं। ये कैसे भाई? फेसबुक ने लोग हायर किए हुए हैं, लोग अपने साथ अटैच किए हुए हैं जो आपकी मार्केटिंग वगैरह करने, जिस तरह आप एज अ फ्रीलांसर लोग काम कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए और ये पोस्ट वगैरह बूस्ट करने के लिए और आपके फेसबुक पेज को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया के लोग होते हैं। वो भाई फेसबुक ने अब खुद करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने साथ लोग लगा लिए कि आप उनके एजेंट बनो और या उनका एजेंट हायर कर लो तो वो ये आपका काम संभाल ले। तो मैं ये देख रहा था कि भाई ये तो सारी फ्रीलांसिंग की मार्केट भी कैप्चर कर रहा है, ये सारा गेमिंग को भी कैप्चर कर रहा है, ये सारा अकाउंट्स को, बिजनेस को भी कैप्चर कर रहा है, ये हर फील्ड को फेसबुक कैप्चर कर रहा है मेटा के जरिए। और हम करीब देखना ये फेसबुक जो है इसने यूट्यूब का, गूगल का, इन सब का बट्टा बिठा के रख देना। बहुत बड़ा काम कर रहा है। गूगल अगर सर्वाइव कर जाएगा तो वो इस वजह से कि वो माइक्रोसॉफ्ट है, उसके पास माइक्रोसॉफ्ट है, इसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाएगा। क्योंकि फेसबुक इसमें नहीं आ रहा अभी तक, उसने कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च नहीं किया, वो इस वजह से सर्वाइव कर जाएगा। बाकी ये यूट्यूब वगैरह और ये सारी चीजें आप खुद देखें, कुछ अर्सा पहले अभी फेसबुक ने मॉनिटाइजेशन कर दी स्टार्ट, जो यूट्यूब के ऊपर है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये यूट्यूब वाला सर्वर भी बना लेंगे, तो उसके लिए कौन सा मसला है? तो ये सारा कुछ किस बेस पे? अब फेसबुक ये कमाई कहां से कर रहा है बेसिकली? तो वो सारा ये रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से जनरेट कर रहा है, मार्केटिंग से जनरेट कर रहा है। अब मैंने पोस्ट बूस्ट पे लगाई है तो मुझे यकीन है कि वो ज्यादातर सीए स्टूडेंट्स को शो हो रही होगी, तो उसको पता है ना कि कौन कौन से सीए स्टूडेंट्स हैं, उनको शो होनी चाहिए। तो मैंने, मेरी पोस्ट जा रही है तो मैं इसके पैसे दे रहा हूँ उसको। मैं उसे 870 उसने बोला तकरीबन 1200 पड़ेगा टैक्स वगैरह डाल के, तो 1200 उसको चला गया और मेरी पोस्ट जो है वो सिर्फ सीए वालों को चली गई। इसकी जगह मैं किसी बंदे को बिठाऊं, किसी मार्केटिंग वाले को, उसको तो पता ही नहीं है सीए होता क्या है, वो कैसे बैठ के उसको प्रमोट करेगा? तो वो तो इतनी लंबी रीच नहीं कर सकता। तो ये बिग डाटा एक बड़ी गेम है और फ्यूचर जो है वो है ही सारा हमारा डाटा के ऊपर। क्योंकि अगर आपकी चॉइसेस, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी पसंद नापसंद किसी के पास मौजूद है, किसी को पता है, तो वो आपको पूरे तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, पूरे तरीके से। मिसाल के तौर पर अगर किसी को पता चलता है जी हाफिज जुनैद जो है बड़ा इमोशनल बंदा है, कोई स्टूडेंट है, उसने सीए करने आना है और पहली बात करनी है सर जी मैं बहुत गरीब बंदा हूँ और मेरे आगे पीछे कुछ है नहीं तो मैं फीस नहीं दे सकता, तो सारी बात है उसको पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, वो मुझे मैनिपुलेट कर लेगा। तो ये चीजें बच्चे जो है ये हमारे पर्सनल डाटा का हिस्सा होती हैं और इनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हमें अभी इस लेवल के ऊपर इस चीज का अंदाजा नहीं है, लेकिन जब हम थोड़ा सा बड़े लेवल पहुंचेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, जब आपके पास कुछ होगा, क्योंकि अभी आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब तो अभी आप जीरो है, हम तो घर में भी टकेंगे नहीं है, कोई हमारा क्या कर लेगा। लेकिन जब हमारे पास कुछ ना कुछ हो जाएगा, हमारा एसेट होगा, जब हमारे पास खोने के लिए कुछ होगा, तब हमें पता चलेगा कि छोटी छोटी चीजें हमारे लिए कैसे नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। हमारे हाथ में मौजूद हमारा मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है।
ठीक है, ओके। तो लिहाजा ये जो एक्ट है बेसिकली हमारे डेटा प्रोटेक्शन को डील करता है, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स में बेटा नॉर्मली तमाम वो क्राइम्स आते हैं जो इंटरनेट, कंप्यूटर या किसी भी इस तरीके को यूज करते हुए किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी की वीडियो लीक कर देना, किसी का बैंक अकाउंट हैक कर देना, किसी का क्रेडिट कार्ड हैक कर लेना, किसी को ब्लैकमेल करना ऑनलाइन, किसी का मैसेजेस स्क्रीनशॉट तक लेना मैसेजेस के, भाई इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में आता है। ये सारा कुछ जो है ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम आता है, जिसको हम साइबर क्राइम्स भी कहते हैं। तो ये क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है तो इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा रोल है। तमाम लॉज से ज्यादा लॉज ये इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, क्योंकि अब लोग जो कन्वेंशनल क्राइम थे उनसे हटते जा रहे हैं कि यार कौन डकैती करे, चोरी करे। आप पढ़े लिखे चोर हैं भाई, तो सिंपल सी भाई कंप्यूटर सीख लो, हैकिंग सीख लो, ब्लैक मार्केट में काम करना सीख लो और मुझे करो। तो लिहाजा डाटा प्रोटेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को भी डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें जो है वो इस चैप्टर के अंदर डील की गई हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हैं तो देख लेते हैं कि भाई पहले हम डाटा प्रोटेक्शन को देखेंगे। डाटा प्रोटेक्शन की डेफिनेशन क्या है? तो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन आती है डाटा सब्जेक्ट। एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे रिलेटेड डाटा जो है या जो जिसका डाटा होता है उसको डाटा सब्जेक्ट कहा जाता है। मतलब किसी भी शख्स, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसका पर्सनल डाटा होगा उसे डाटा सब्जेक्ट कहा जाएगा। मीन्स अ नेचुरल पर्सन हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द पर्सनल डाटा। कि जिसका पर्सनल डाटा होगा उस सब्जेक्ट को, उस नेचुरल पर्सन को सब्जेक्ट कहा जाएगा, डाटा सब्जेक्ट। पर्सनल डाटा से क्या मुराद है बेटा? कोई भी ऐसा डाटा, मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता रहा हूं, आप इस डेफिनेशन को रट्टा मारना चाहे मार सके, मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता था, बीएमबीएस वाली डेफिनेशन लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे बेटा, खासतौर पर इस अटेम्प्ट में हम नहीं करेंगे। हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बुक के अंदर और कोई चीज मौजूद नहीं है इन चैप्टर्स के अंदर जो मार्क्स को कवर करेगी। तो बहरहाल अगर वो इसमें से क्वेश्चन देता है 5-6 नंबर तो हर चैप्टर में से उसने मार्क्स तो देने ना, तो भैया फिर वो एक लाइन के तो 5-6 नंबर नहीं होंगे ना। तो लिहाजा हमें बहरहाल ये रट्टा मारना पड़ेगा और हमें अंदाजा भी नहीं है कि आई कैप किस लेवल के इसमें से क्वेश्चन देने वाला है। बहरहाल 25 से 30 नंबर इन 3 चैप्टर्स का वेटेज मौजूद है। तो लिहाजा आप इसको रट्टा मारना चाहे मार सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल से एक डेफिनेशन समझा देता हूँ कि पर्सनल डाटा से मुराद वो डाटा जिससे आप किसी शख्स को आइडेंटिफाई कर सकें, वो पर्सनल डाटा कहलाता है। ऐसा डाटा जिससे किसी शख्स की पहचान मुमकिन हो सके, उस डाटा को पर्सनल डाटा कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं मेरे से कोई पूछता है जी ये काम किसने किया, मैं कहता हूँ जी सजाद। अब सजाद दुनिया में सैकड़ों है, ये कोई पर्सनल डाटा नहीं। हाँ जी, वैसे पूछता हूँ कौन सा सजाद, मैं कहता हूँ जी वो सजाद जो सीए का। भाई सीए में कई सजाद होंगे, तो ये भी पर्सनल डाटा नहीं है। मुझे कहते यार वो ठीक है सीए में कई सजाद है, कोई मुझे और चीज दो, तो मैं तो कहता हूँ ये उसका नंबर है। अब जब नंबर मिल गया तो अब आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मुझे ये बता कि कौन से सजाद हो जाएंगे सर। अब आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो लिहाजा अब ये आपका पर्सनल डाटा बन जाएगा। आपका नाम आपका पर्सनल डाटा नहीं, आपका नाम पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा नाम पर्सनल है, मुझे बुला क्यों रहे हो तो मेरा नाम यूज क्यों कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। तो लिहाजा पर्सनल डाटा से मुराद वो तमाम इंफॉर्मेशन जिससे एक शख्स को रेडली आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको पर्सनल डाटा कहा जा सकता है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, लंबी चौड़ी सी ओकी सी है। वो कहते हैं मीन्स एनी इंफॉर्मेशन दैट रिलेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अ डाटा सब्जेक्ट, जो किसी डाटा सब्जेक्ट से मुराद आदमी, नेचुरल पर्सन, who is identified or identifier from that information or from that and other information in the possession of data controller। data controller किस शख्स को कहते हैं? ये वो शख्स होता है जो डाटा अपने पास होल्ड कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। एक मिनट दीजिए।
हाँ जी, आवाज आ रही है पुत्र? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो भैया क्या मतलब है पर्सनल डाटा का कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो किसी शख्स से रिलेट कर रही हो और जो क्या कहते हैं जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। अब डायरेक्टली से तो हमें समझ आ गया कि यार ये ठीक है, डायरेक्टली उसका नाम पता, इनडायरेक्टली से क्या मुराद है? आप में से कोई आफ्ताब इकबाल का शो देखता है? जी सर। आपने उनकी कसौटी गेम देखी है कभी? जी सर। अब उसमें मुझे बताएं कि उस शख्स को जिसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन उसके बारे में मौजूद होती है, नो सर। लेकिन क्या वो इनडायरेक्ट चीजों से पहुंच जाते हैं उस बंदे के पास? जी सर। हाँ, तो ये वो इंफॉर्मेशन होती है। अगर बिलाल आपने नहीं देखा तो आज आप कीजिएगा आफ्ताब इकबाल यूट्यूब के ऊपर ओपन माइक कैफे, और उनका कसौटी शो जो है वो लाजमी देखना। और बेटा ये देखा करो, ये बड़े इंफॉर्मेटिव शोज होते हैं, बड़े नॉलेजेबल चीजें होती हैं और ये आपको ग्रूम करती है, आपको तैयार करती है। ये लाजमी देखा करें इस तरह की चीजें, इनके लिए टाइम निकाला करें। ये फेसबुक के ऊपर बैठ के पुठे सीधे मीम और बकवास याद देखने से बेहतर है आप ये चीजें देखा करें। अच्छा जी, तो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन से ये मुराद होता है। सर अच्छा, आप मेम हाँ देख रहे? जी बेटा। मेम देखते हैं सर? अब बेटा कोई घूमते फिरते सोशल मीडिया पे नजर आ जाए तो, अभी तो काफी टाइम से कोई नजर नहीं आया। स्पेसिफिकली कभी मैंने इसके लिए सर्च नहीं किया, ना किसी इस तरह चले के सर, मैं पेज या आपको ग्रुप को भेजता ले। है। अच्छा भेजे देखते हैं। ये रचीद की है सर, बड़ी मजे की। अच्छा चले जी, भेजे भेजे। उसके बाद वो कहता है प्रोवाइडेड दैट एनोनिमाइज्ड इंक्रिप्टेड और सीडोमाइज्ड डाटा। सीडोमाइज्ड डाटा से मुराद वो डाटा होता है जिसको आप बिगाड़ देते हैं, जिसकी शक्ल बिगाड़ देते हैं, या जिसको आप कोड वर्ड में कर देते हैं। इनक्रप्टेड जिसको कह देते हैं, ये इनक्रप्टेड लिखा है, इसी तरीके का ये एक तरीकाकार होता है ये कि आप डाटा की शक्ल बिगाड़ देते हो। तो ये वाले जो डाटा होता है ये पर्सनल डाटा में नहीं आता। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप की चैट जो है वो तमाम इनक्रिप्टेड है। अगर आपका नाम डाटा किसी शख्स ने इनक्रिप्टेड करके रखा हुआ है, मतलब उसके अलावा कोई और उसको ब्रोक नहीं कर सकता, तो वो आपका पर्सनल डाटा काउंट नहीं होगा। उसके बाद सेंसिटिव पर्सनल डाटा, ये एक अगला थोड़ा सा स्टेप होता है बच्चे। ये वो स्टेप होता है जो इंडिविजुअल की वो इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होती है, ये वो डाटा होता है इंडिविजुअल का जो सेंसिटिव होता है, मतलब उसकी चॉइसेस के बारे में, उसके मजहब के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में, उसकी ख्वाहिशात के बारे में, उसकी प्रेफरेंसेस के बारे में। ये जो डाटा है ये सेंसिटिव पर्सनल डाटा कहलाता है। मिसाल के तौर पे उनके यूजर नेम, उनके पासवर्ड, उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दूसरे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की, पासपोर्ट, बायोमेट्रिक डाटा, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन, मेडिकल रिकॉर्ड, किसी भी किस्म का उसका जो ऐसा डाटा है जो उससे बहुत ही ज्यादा पर्सनल है, उसको सेंसिटिव पर्सनल डाटा कहा जाता है। क्लियर है बच्चे? जी सर। अच्छा, उसके बाद अगली डेफिनेशन है कंसेंट की। बेटा कंसेंट से मुराद होता है रजामंदी। तो इस बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है वो इस तरह है कि पर्सनल डाटा आप किसी इंडिविजुअल का उसकी कंसेंट के बगैर यूज नहीं कर सकते। तो अब कंसेंट क्या है बेटा? किसी भी शख्स की फ्रीली आजादी से दी गई रजामंदी जो है, क्लियर बिल्कुल रजामंदी जो है, उसको कंसेंट कहा जाता है। ठीक है, मतलब कंसेंट ऑफ द डाटा सब्जेक्ट, मतलब एक शख्स की कंसेंट से क्या मुराद है? मींस एनी फ्रीली गिवन specific, informed and unambiguous indication of the data subject wishes by which he or she by a statement or by clear affirmative action signifies agreement to collecting, obtaining and processing of personal data। तो यार ये बड़ी मुश्किल सी करके लिखी हुई है, मैं आपको सीधी सी बताता हूँ। कंसेंट से मुराद जब कोई शख्स बिल्कुल क्लियर अल्फाज में किसी शख्स दूसरे शख्स को अपनी रजामंदी शो करा दे कि आप मेरा डाटा ले भी सकते हो, कलेक्ट भी कर सकते हो, इसको प्रोसेस भी कर सकते हो, इसको यूज भी कर सकते हो, इसको कंसेंट कहा जाता है। मतलब जब कोई शख्स अपनी रजामंदी शो करा देता है कि आप मेरा डाटा यूज कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, इसको कंसेंट कहते हैं। क्लियर है पुत्र? यस सर। जी सर। ओके, अब बेटा देखो, जब भी कोई शख्स जो डाटा कंट्रोलर होता है, हालांकि इसके अंदर और डेफिनेशन डालनी चाहिए कि उन्होंने डाटा कंट्रोलर की डेफिनेशन नहीं डाली। डाटा कंट्रोलर से मुराद वो शख्स होता है बेटा जो पर्सनल डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है और ऑब्टेन कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे
हम कॉलेज में जाते हैं, अपने फॉर्म जमा कराते हैं, तो जिस शख्स के पास वो डाटा मौजूद है वो डाटा कंट्रोलर कहलाता है। तो भैया डाटा कंट्रोलर के लिए कुछ प्रिंसिपल्स मौजूद है कि वो जब भी किसी इंडिविजुअल का डाटा प्रोसेस करेगा तो वो इन प्रिंसिपल को मस्ट फॉलो करे, ताकि उस इंडिविजुअल का डाटा लॉफुली और लीगल तरीके से प्रोसेस हो, इनलीगल तरीके से प्रोसेस ना हो। क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके, तो की प्रिंसिपल कौन से हैं? वो कहता है सबसे पहले तो लॉफुल तरीके से डाटा जो है उसको लिया गया हो। उसके बाद क्या है कि जिस पर्पस के लिए डाटा लिया गया हो, पहले नंबर पे उस पर्पस के लिए ही यूज करो, और दूसरे नंबर पे जब किसी शख्स का आप डाटा लो तो उससे उसका पर्पस बता के लो। समझ आ गई? इसी तरह तीसरा प्रिंसिपल है डाटा मिनिमाइजेशन, के भाई सिर्फ उतना डाटा कलेक्ट करो जितना आपको जरूरी है। मिसाल के तौर पे आप सीए कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पे आपसे क्या पूछा जाता है? आपका नेम, आपका फोन नंबर, आपका सीआरएन, और कभी कभी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिस्ट आती है। ये जरूरी है कि उन्होंने अपना रिजल्ट वगैरह निकालना होता है, लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछ सकते आप सुनियोशी आओ है, आपसे ये नहीं पूछ सकते कि हाँ भाई आपका बाप कितनी कमाता है, हाँ भाई ये, हाँ अगर वो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो फिर आपसे पूछेंगे क्यों, अब ये जरूरत है। तो लिहाजा जितना मिनिमम डाटा हो, जिस तरह मेरे पास इनरोलमेंट होती है, मैं कहता हूँ अपना नाम, सिटी और सब्जेक्ट भेजो बस, इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों आपके जनाब जी लंबे चौड़े बैकग्राउंड को छानता फिरूं। तो जितना ज्यादा मैं डाटा आपका कलेक्ट करूंगा बेटा, उतनी ज्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा चीजों के टेंशन में आने का, लीक होने का, डाटा खराब होने का। तो कल को तो मैं फंसूंगा, क्यों? डाटा कंट्रोलर तो मैं हूं। तो लिहाजा मिनिमम डाटा जो है उसको ऑब्टेन किया जाए। इसी तरह डाटा हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए, कि जो डाटा कंट्रोलर है वो जब भी डाटा किसी शख्स का कलेक्ट करे तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि जो डाटा वो कलेक्ट कर रहा है वो एक्यूरेट है, उसमें कोई गलती या मिस्टेक मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे आप मुझे गलत नाम भी भेजते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक एफएससी के कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपका एफएससी का एग्जाम जाना है, और आपका गलत नाम जो है वो रजिस्ट्रेशन में चला जाता है और आपकी सनद पे गलत नाम आ जाता है, तो मुझे बताएं ये टेंशन है या नहीं है? मसला हो गया ना? यस सर। बिल्कुल। तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे ये बड़े क्या कहते हैं इसको, ये बड़ी सेंसिटिव चीज होती है कि आप किसी शख्स का नाम और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गलत लिख दें। मिसाल के तौर पर पुलिस को एक मुजरिम इख्तियारी करार देना है कि इस शख्स को जो है जहां पे भी देखो गोली मार दो, अब वो बंदे का नाम लिखता है और साथ वल्दियत कुछ और लिख देता है, वो बंदा भाई वो कहीं पे था, वो मुजरिम का पता नहीं, वो बेचारा दूसरा पड़ा गया। हाँ मुझे याद आ गया, जॉली एलएलबी देखी हुई है? यस सर। हाँ जॉली एलएलबी 2 है ना मेरे ख्याल में, जिसमें अक्षय है, तो उसमें वो जो जिंदा मुर्दा बंदा जिंदा निकल आता है, कादरी, वो जो कादरी होता है, एक केस एक की जगह पे दूसरे को मार देते हैं, वो जिसकी शादी हो रही होती है। तो ये बेसिकली बड़े लेवल पे बड़ा मसला होता है इसका। तो डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। इस तरह इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए, कि जो शख्स डाटा कंट्रोलर है वो एक तो इंटेग्रिटी शो करे, दूसरा कॉन्फिडेंशियल रखे डाटे को, बेचता ना फिरे मार्केट के अंदर सीए स्टूडेंट्स का डाटा, ठीक है। और इस तरह अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कि जो डाटा कंट्रोलर है वो अपनी तमाम परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस के लिए किसी ना किसी को अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। तो अगर ये 7 प्रिंसिपल कोई डाटा कंट्रोलर अप्लाई कर लेता है तो इसका मतलब है कि उसने डाटा प्रॉपर तरीके से कलेक्ट किया, प्रोसेस किया और उसको सिक्योर कर लिया। क्लियर है पुत्र? यस सर। क्लियर है सर। चलो जी, तो ये आज का हमारा लेक्चर है। अभी आप अपना पार्टनरशिप का क्वेश्चन करें, उसको पेपर करें, उसके बाद जो है आप पिछले चैप्टर 16 की रिवीजन स्टार्ट करें। ये इंशाल्लाह हम कल इसको तकरीबन 2 लेक्चर हमारे और लगेंगे, इसके ऊपर हमारा 2 लेक्चर लगेंगे हमारे। ये हमारा इंशाल्लाह 2 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर हम अपना 18वां चैप्टर करेंगे। क्लियर है पुत्र? गुड हो गया सर। ओके बिलाल, अपनी टैक्स की क्लास में भी थोड़ी सी लेट हो, मैं नेट लगवाने जा रहा हूँ ऑफिस में, मैं लेट हो गया तो नेट जो है वो नहीं लगेगा, मैं आपको 1 घंटा पहले बताऊंगा, ठीक है पुत्र? जी सर। ओके बेटा जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज। पेपर करना है, याद से करना है। बिलाल कोशिश करो कि एक आधा क्वेश्चन दोबारा करके दिखा देना मुझे।